जय श्री राम सभी साथियों को। और आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं के लिए जो विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है हाफ ईयरली का वो लेकर आ चुके हैं। और जो विज्ञान का क्वेश्चन पेपर होने वाला है कक्षा 10वीं वालों के लिए तो वो 70 नंबर का है, वो रहने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 70 नंबर का रहेगा। और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना आएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले खंड अ है, इसमें क्या कह रहे हैं देखो। पहला प्रश्न है, पहले का पहला, श्वसन एक अभिक्रिया है। जो श्वसन है ना, हम सांस लेते हैं, वो कैसी अभिक्रिया है। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया, ऊष्मा सेपी है या फिर ऊष्मा शोषी है। तो ये ऊष्मा सेपी क्या होती है, ऊष्मा शोषी क्या होती है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और अ और ब दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो ये तो होगा नहीं आपका, इन तीनों में से ही कोई आंसर है आपका होगा सही एकदम। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा सभी स्टूडेंट। तो श्वसन एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, मतलब ऊष्मा है वो इसमें से निकलती है। श्वसन में आपको पता है हम सांस लेते हैं, फिर वो जो सांस है वो बाहर आती है, आपको पता है ऊष्मा है ना निकलती है, हवा है वो गर्म हवा निकलती है ना, हाँ तो वो ऊष्मा निकलते हैं। इसलिए श्वसन को क्या कहते हैं, ऊष्मा सेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा का उत्सर्जन है वो होता है। हाँ, तो वो कौन सी अभिक्रिया होती है, तो वो होती है ऊष्मा सेपी, है ना। और ऊष्मा शोषण में क्या होता है, ऊष्मा का शोषण है वो होता है, ऊष्मा है शोषण होता है, अवशोषण होता है, तो उसे कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ओके। और बाकी श्वसन में क्या हो रहा है, सांस है वो बाहर आ रही है, गर्म आ रही है हवा, आपको पता है आप सांस छोड़ते हो बाहर तो वो गर्म आती है, तो वो क्या होती है, ऊष्मा सेपी होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। और एक आपको याद रखना है, श्वसन की अभिक्रिया उपचयन है या फिर अपचयन है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि जो श्वसन या अभिक्रिया है ना, वो अपचयन अभिक्रिया है या फिर उपचयन। तो आपको क्या याद रखना है, तो आपको याद रखना है श्वसन एक अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है। और एक बात और बता देता हूँ, ऊष्मा शोषी के बारे में मैंने बता दिया ना। वैसे जिस अभिक्रिया, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो फिर से बता दिया। और बाकी इसमें आपका जो ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला प्रश्न है आपका, कौन में से कौन सा तत्व धातु है वो नहीं है। कौन सा तत्व है वो धातु नहीं है। ऑप्शन है सोडियम, कार्बन या फिर मैग्नीशियम या फिर जस्ता। तो देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि धातु है वो नहीं है। ठीक है, मतलब क्या है, वो अधातु है। तो वो अधातु हमें बतानी है। तो ऑप्शन है देखो, हमें राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। क्या हो जाएगा, कार्बन है ना धातु नहीं है, ये अधातु है। ठीक है, और इसका कार्बन का प्रतीक क्या होता है, तो आपको याद है सी। इसको किससे प्रदर्शित करता है, सी से प्रदर्शित करता है, मतलब प्रतीक चिन्ह। ठीक है, और कार्बन का परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। ये भी आपको याद रखना है। और काफ़ी बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन की संयोजकता है वो कितनी होती है, क्या होती है, संयोजकता है वो कितनी होती है। तो आपको याद रखना सिंपल सा, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ठीक है, ये तो सभी स्टूडेंट को पता होगा। अब देखो अगला प्रश्न है आपका, क्या कह रहे हैं कि सभी अन्य क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा है वो भाग करता है। तो वो कौन सा करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अन्य क्रिया को नियंत्रित करता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसमें नहीं है, लेकिन विशेष रूप से अगर मेरुदंड दिया हुआ होगा आपको मेडुला, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेडुला है वो सही आंसर है वो हो जाएगा। ओके। और अगर आपको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दिया जाए तो वो आपको राइट करना है। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न है, रेडॉक्स अभिक्रिया में होता है। रेडॉक्स जो अभिक्रिया होती है इसमें क्या होता है, इसको क्या कह सकते हैं हम, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्या होता है, ऑक्सीकरण भी होती है और अपचयन दोनों क्या होती हैं, साथ साथ होती है। ठीक है, हाँ ये हो जाएगा आपका। कुल मिलाकर बात यह है कि रेडॉक्स अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग या फिर कमी होती है। या तो ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन दोनों का योग होगा, किसी एक का योग होगा और किसी एक की कमी होगी। ठीक है, हाँ। और सिंपल से आपको मैं समझाऊं कि ऑक्सीजन की वृद्धि व हाइड्रोजन की कमी वो होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और ऑक्सीजन की कमी हो रही है और हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है तो वो होती है आपकी अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, हाँ। अब देखो अगला प्रश्न है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें जो तत्व हैं जिनका वर्गीकरण है किया गया, आवर्त सारणी आपने देखी होगी जिसमें सभी तत्व हैं दिए होते हैं, हाँ तो एलिमेंट है वो दिए होते हैं। तो उसमें है ना उसका आधार है वो क्या है, परमाणु भार। आधुनिक आवर्त सारणी पूछा में, ठीक है, परमाणु क्रमांक, परमाणु आयतन या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसमें हो जाएगा बिल्कुल परमाणु क्रमांक है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक है ये आपका आधार है। परमाणु क्रमांक के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है आवर्त सारणी का
तत्वों में जो भी हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी का सबसे हल्का और सबसे पहला तत्व है वो कौन सा है। जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है उसमें देखो सबसे एक तो हल्का पूछा है, और हल्का और पहला तत्व दोनों एक ही है, और वो है आपका क्या हो जाएगा, दोनों एक ही है, वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न सभी स्टूडेंट, और बाकी इसमें मैंने बता दिया है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु क्रमांक है वो हो जाएगा। अगला 6 नंबर, किसी मनुष्य में दाढ़ी तथा मूंछों के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। हाँ, तो इसमें कौन सा हार्मोन है होता है, किसी मनुष्य में दाढ़ी आ रही है, मूंछ आ रही है, तो किस हार्मोन के कारण होता है, तो इसमें हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी स्टूडेंट को पता है। देखो एक बार ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है और थायरोक्सिन है। तो इसमें टेस्टोस्टेरोन है वो बिल्कुल सही होगा। क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला है तने, जो तना होता है, तना द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। पहली बात तो कायिक प्रवर्धन क्या होता है ये ध्यानपूर्वक समझ लेंगे। इस कायिक प्रवर्धन ना, ये तना तो आपको पता है पेड़ में होता है, तना होता है, ठीक है, ये तना होता है, यहाँ पर पेड़ होता है और ये जड़ें, ठीक है। तो ये तना तो आपको सभी को पता है, लेकिन कायिक प्रवर्धन क्या होता है, देखो ध्यान से सुनिएगा। जब मनुष्य कृत्रिम रूप, मतलब जब मनुष्य खुद ही है ना कृत्रिम रूप से विभिन्न भागों से नवीन पौधे पैदा करता है, तो इस प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। हाँ, तो जैसे आपको पता है अदरक है, हल्दी है, पुदीना है, सलकंद, एक मैं यहाँ पर शब्द लिख रहा हूँ, सलकनंद। सलकनंद क्या होते हैं, ये आपको और सिंपल में समझाऊँ, लहसुन, जो लहसुन होते हैं वो होता है सलकनंद। ये है ना कायिक प्रवर्धन के उदाहरण हैं। इनमें क्या होता है, कायिक प्रवर्धन होता है। हाँ, तो मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि जैसे कोई पौधा है उसके तने को काट कर कहीं और पर उसका रोपण कर दिया जाता है, तो वो होता है कायिक प्रवर्धन। हाँ, ये हो जैसे इसमें किसमें होते हैं, पुदीने में होता है, हल्दी में, अदरक में। हाँ, इसमें देखो सही कौन सा हो जाएगा ना, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन है वो सही कौन सा होगा, तो इसमें सभी में बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी है वो राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो आपका अगला प्रश्न है आपका, दूरदृष्टि दोष संशोधित करने के लिए किसका प्रयोग है वो किया जाता है। जो दूरदृष्टि होती है, दोष होता है, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है उसको दूर करने के लिए। हाँ, इसमें देखो भाई दूरदृष्टि दोष है वो होता क्या, पहली बात तो ये हमको ध्यान रखनी है, इसमें आसपास की वस्तु क्या आती है, धुंधली नजर आती है। आपको कोई भी आसपास की वस्तु देख लो, आपको अगर धुंधली नजर आती है तो आपको दूरदृष्टि दोष है। अगर आसपास की वस्तु साफ आ रही है नजर, और जो दूर की वस्तु हैं वो धुंधली नजर आती हैं, तो वो होता है निकट दृष्टि दोष। और मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि पास की नज़र है वो कम होती है इसमें दूरदृष्टि दोष में, ठीक है। ये मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाया बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बाकी इसमें संशोधित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है इसका मैं आपको याद रखना है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए, संशोधित करने के लिए, निवारण करने के लिए चश्मे के रूप में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, चश्मे के रूप में उत्तल लेंस का प्रयोग है वो किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद है अगला, देखो अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा गया, वह यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है क्या कहलाता है। कोई भी यंत्र है जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कैसे होगी, कोई भी यंत्र है, यंत्र कौन होता है भाई, यंत्र तो सभी स्टूडेंट को पता है, मोटर है ना, ये एक यंत्र है, वो मोटर है ना, यंत्र एक प्रकार के, उसमें मतलब प्रक्रिया हैं वो चलती हैं, ठीक है। और विद्युत है वो जनित्र है ना, वो नहीं है यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, ये तो विद्युत ऊर्जा है। जो भी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं ना, तो वो होती है जनित्र ऊर्जा, ठीक है। क्या होती है, जनित्र, ठीक है, ये आपको याद रखना, मतलब जनरेटर, आप जनरेटर चलाते हो ना, मतलब आप नहीं चलाते हो, जो डीजे वाले होते हैं ना, डीजे वाले आपके घर पे लाइट वगैरह ब्याह में लगाते हैं, तो वो एक जनरेटर होता है। तो जनरेटर से हम जो सिस्टम है, जैसे आपकी लाइट हैं घर में ब्याह होते हैं, तो वो लाइट हम लाते हैं, तो वो विद्युत ऊर्जा। और जनित्र ऊर्जा है ना, जो जनित्र है वो क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा। और जो घर में है लाइट हम लाते हैं या फिर कोई साउंड लगाते हैं, तो वो होती है आपकी विद्युत ऊर्जा, उसमें परिवर्तित है वो हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। और बाकी हमें याद रखना है कि वह यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा मोटर, ठीक है। और विद्युत ऊर्जा जो कि आपको पता है, मैंने बता दिया, जो साउंड है घर में लगाते हैं, ठीक है। ये सिंपल से सिंपल मैंने आपको समझा दिया है, ओके। अब देखो इसमें बाकी कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें मैंने बता दिया मोटर है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, निम्न में से कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है, क्या है, कृत्रिम पारितंत्र है। कृत्रिम पारितंत्र क्या होते हैं, जो मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, क्या बनाए गए हैं, जो मनुष्य द्वारा बनाए गए, जैसे कृषि है,
खेत हैं, आपने खेत देखा होगा, कृषि, ठीक है। ये आपका है ना कृत्रिम पारितंत्र है। तालाब हम बनाते हैं क्या, तालाब तो ऑटोमेटिक बनता है, ठीक है। झील है, वन है, ठीक है, ये तो कृत्रिम नहीं है, ये प्राकृतिक है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं कि अनुवंशिका जन्मदाता हैं, अनुवंशिका का जन्मदाता हैं सटन, डार्विन, मेंडल या फिर वॉटसन। तो सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें होगा आपका मेंडल है, वो राइट आंसर हो जाएगा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होगा कि भाई अनुवांशिकी क्या होती है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्न ताओं का अध्ययन किया जाता है। कोई भी जीव हो उसकी विभिन्नताएं हैं, उसका अध्ययन किया जाता है, तो वो अनुवंशिकी कहलाता है। और इसके जन्मदाता कौन है, मेंडल है, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति है करनी है। किलोवाट घंटा का मात्रक है, किलोवाट घंटा है ना, ये किसका मात्रक है, तो आपको याद रखना है ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। अब देखो अगला है, मानव लार में एंजाइम प्रकरण में उपस्थित होता है। तो मानव लार में कौन सा एंजाइम होता है लार में, तो आपको याद रखना टाइलिन। कौन सा हो जाएगा, टायलिन, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि है ना किसी स्टूडेंट को नहीं आता ना शब्द, तो वो भी आपको यहाँ पर समझ सकता है, ठीक है। बायोगैस का मुख्य घटक है, बायोगैस का मुख्य घटक है वो क्या है, तो वो हो जाएगा मीथेन। क्या हो जाएगा, मीथेन, ओके। अब देखो अगला प्रश्न, हाँ अगला प्रश्न देखो, चौथा है, सूर्य के क्रोड में होने वाली अभिक्रिया है। सूर्य के क्रोड में होने वाली अभिक्रिया कौन सी है, तो आपको याद रखना परमाणु संलयन क्या हो। एक तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो शब्द लिख रहा हूँ, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि किस प्रकार लिख सकते हैं। तो परमाणु संलयन, एक तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो, और एक आप ये भी लिख सकते हो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया दोनों ही आपके सही होगा। नाभिकीय, यहाँ पर ये संलयन है और यहाँ पर अभिक्रिया, ठीक है। ये अभिक्रिया तो लिखना आता होगा आपको। और उसके बाद है आगे देखो, अगला प्रश्न है, यकृत से रक्त स्त्रावित होता है। यकृत से रक्त स्त्रावित होता है तो कौन सा होता है भाई। अगर आपको रस पूछता यकृत से रस स्त्रावित होता है तो आप बताते पित्तरस। क्या बताते, पित्तरस, ठीक है। और बाकी हमें रक्त पूछा है तो वो होगा आपका लाल रक्त। क्या होगा, यकृत से लाल रक्त स्त्रावित होता है। अगला देखो, लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, हाँ तो किस लेंस की क्षमता है वो ऋणात्मक होती है, तो वो आ जाएगा बिल्कुल अवतल लेंस। क्या हो जाएगा, अवतल लेंस एकदम सही होगा। और जो उत्तल लेंस है ना उसकी क्षमता क्या होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है वो धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। अब देखो अगला प्रश्न है आपका, कांच का अपवर्तनांक रंग के लिए अधिकतम होता है। किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक है वो अधिकतम होता है। न्यूनतम भी बताऊंगा, अधिकतम भी बताऊंगा। तो अधिकतम पूछे तो आपको याद रखना बैंगनी रंग, जो बैंगनी रंग होता है ना वो होगा सही। और बाकी न्यूनतम पूछता आपको कि अधिकतम की जगह आपको न्यूनतम दिया जाए तो आप क्या लगोगे, तो आप बताओगे लाल रंग। क्या बताओगे, लाल रंग, ओके। अब देखो अगला प्रश्न है आपका, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, इनके जो भी अवशेष हैं वो लाखों वर्षों से पृथ्वी के नीचे है ना दबे पड़े हुए हैं। इन्हें क्या कहते हैं, ये क्या कहलाते हैं वो बताना है हमको। ये तो सभी स्टूडेंट को पता है, इनको कहते हैं जीवाश्म। क्या कहते हैं, यहाँ पर मैं शब्द लिख रहा हूँ जीवाश्म, हाँ ये आपका सही होगा। और बाकी इस क्वेश्चन पेपर को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हो। हाँ अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहे हैं, अति लघुगणक। ये तो आपके खाली जगह वाले प्रश्न हो चुके पूरे। आईयूपीएसी का पूरा नाम है वो लिखिए। आईयूपीएसी का पूरा नाम हमें लिखना है, तो मैं यहाँ पर एक इंग्लिश में लिख रहा हूँ आपके लिए। आपको इसमें हिंदी में लिख सकते हो चाहो तो, इंटरनेशनल, NATIONAL, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एंड APPLIED, अप्लाइड। और आगे केमिस्ट्री का स्पेलिंग यहाँ पर लिख देना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CHEMISTRY, ठीक है। ये केमिस्ट्री की स्पेलिंग हो जाएगी। और बाकी इसमें ये मैंने बता दिया पूरा नाम। और अगला है आपका परागकण को परिभाषित करना है, यहाँ पर डिफाइन पॉलिनेशन, ठीक है। अगला है एक नंबर के क्वेश्चन है आगे तो। और आप कठोर और मृदु जल की पहचान है वो कैसे करेंगे, तो ये भी आपको
याद रखना है। मैं आपको सिंपल से सिंपल समझाऊं, जैसे आप है ना नहाने हैं एवं कपड़ा धोने पर जब जल साबुन के साथ बहुत सा झाग है वो देता है, क्या करता है, बहुत सा झाग देता है। कब देता है, नहाते हो आप, कपड़ा धोते हो, तो जल है ना, जब जल साबुन के साथ बहुत सा झाग देता है तो उस जल को हम क्या कहते हैं, मृदु जल कहते हैं, ठीक है। और कम देता है तो वो हो गया आपका कठोर जल, ठीक है। और जब जल साबुन के साथ अच्छी तरह झाग नहीं देता है तो उसे कठोर जल कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपको सिंपल। अगला है, कोई दो जनन संक्रमित रोगों के नाम लिखिए। तो एक तो सभी स्टूडेंट को पता है एड्स, क्या होगा, एड्स है हो जाएगा। और एक आपको याद रखना सिफिलिस, क्या हो जाएगा, सिफिलिस, ओके। अब देखो अगला है, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण होता है। एक वर्ड में आपको आंसर बताऊं, एक वर्ड में, तो तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। क्या होता है, टिमटिमाते हैं, क्यों टिमटिमाते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, यहाँ पर अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन के कारण, ओके। अगला है आपका, महासागरों में जल स्तर किस कारण चढ़ता और गिरता है। जो महासागर हैं उसमें जो जल स्तर है किस कारण चढ़ता है, किस कारण गिरता है, तो वो बताना है। तो वो होगा आपका चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण। और इस घटना को क्या कहते हैं, आप पूछोगे तो आपको याद रखना है ज्वार। इस घटना को क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। और ये किस कारण होता है, तो याद रखना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण, गुरुत्वीय खिंचाव के कारण, ओके। अगला देखो, आपका अगला प्रश्न है, प्राकारात्मक समूह से क्या तात्पर्य है। प्राकारात्मक समूह से क्या तात्पर्य है, तो इसमें क्या हो लिखेगा आप, किसी अणु में उपस्थित परमाणु या बंधों का वह विशिष्ट समूह जो उस कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, प्राकारात्मक समूह कहलाता है, ठीक है। खाद्य जाल क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी पारितंत्र में प्रतिपादित होने वाली विभिन्न आहार श्रृंखलाओं के आपस में संबंध होते हैं बने जाल को खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल पौधों से प्रारंभ होता है और मांसाहारी पर समाप्त होता है। ये आपको स्टार लगेगा इस बात को कि खाद्य जाल ना वो कहाँ से शुरू होता है, तो पौधों से शुरू होता है, और मांसाहारी जो भी मांसाहारी जीव हैं, कोई भी मान लीजिए मांसाहारी हैं, उस पर समाप्त है वो होता है, ओके। अगला देखो आपका, किसी विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक का क्या कार्य है। धारा नियंत्रक है उसका क्या कार्य है, तो एक विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक का उपयोग अक्सर परिपथ में प्रतिरोध परिवर्तन के लिए किया जाता है। किसके लिए, प्रतिरोध परिवर्तन के लिए किया जाता है, ये काम आता है धारा नियंत्रक, ओके। अब देखो अगला प्रश्न है, ब्यूटेनॉन की संरचना है वो बनानी है। ब्यूटेनॉन की संरचना है वो बनानी है, तो यहाँ पर मैं आपको उसका सूत्र है वो बता देता हूँ, CH3 CH2 CO CH3, ठीक है। इसके बाद आप इसकी संरचना है वो बना सकते हो। उसके बाद है आपको अगला है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद है वो क्यों नहीं करते। कोई भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद है वो नहीं करती, या तो सीधी सीधी चलेगी, ठीक है। तो वो क्यों है प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तो याद रखना है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर, दूसरे को स्पष्ट नहीं काटती हैं, मतलब नहीं काटती हैं या फिर स्पष्ट नहीं करती हैं। यदि वे प्रतिच्छेद करेंगे तो विशिष्ट बिंदु पर क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, मतलब दो दिशाएं होगी, क्या होगी, दो दिशाएं होगी, एक तो ये होगी और ये होगी, तो दो दिशाएं होगी। और एक विशिष्ट बिंदु मतलब ये बीच वाला होगा ना, हाँ, तो ये दो दिशाएं होगी जो कि संभव है वो नहीं है, ये सीधी की सीधी एक दिशा में चलेगी, ठीक है। हाँ, ये सिंपल हो गया। अगला देखो आपका, क्या होता है जब तांबे के तार को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डाला जाता है, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। अगला देखो, इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको वैसे, ठीक है। हाँ, या फिर आप कमेंट कर देना, मैं आपको शेयर है वो कर दूंगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, समीकरण सहित उदाहरण स्पष्ट करना है। विरंजक चूर्ण का सूत्र एवं दो उपयोग लिखने हैं। ऐसी धातुओं का उदाहरण दीजिए जो कमरे के तार पर द्रव होती हैं, चाकू से आसानी काटी जा सकती हैं, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती हैं। तो इसका आंसर आप है ना, ये इसका आंसर कमेंट बताओ, चाकू से आसानी से काटी जा सकती है वो बताओ, धातु का उदाहरण देना है। कारण बताना है, क्या बताना है कारण, एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है फिर भी इसका उपयोग खाने बनाने वाले बर्तन के लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है वो कारण बताना है। रॉकेट ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है, क्या आप इससे CNG की तुलना में अधिक स्वच्छ मानते हैं। CNG क्या होती है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, फुल फॉर्म हो गई। किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर है वो ज्ञात करना है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसके नियम है वो लिखने हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण का चित्र बनाइए। स्तनधारी तथा पक्षी में
जनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है। और उसके बाद है एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8, 7 है। हाँ, तो इसमें क्या बताना हमको कि इस तत्व की परमाणु संख्या है वो क्या है, निम्न में से किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता है वो होगी। हाँ ठीक है, ये आपके तत्व हैं वो लिखे हुए हैं। ओके, किसके मतलब तत्व हैं, समानता होगी, गुण है जो भी। आपके अनुसार मेंडलिप ने उत्कृष्ट कीटों को अलग समूह में क्यों रखा। धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं, क्यों होती हैं। किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेद करने के लिए होता है। हाँ, तो इसका क्या आगे क्या लिखा है, पदार्थ एक्स का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। पदार्थ एक्स की जल के साथ अभिक्रिया है वो लिखनी है। उसके बाद खंड सी है आपका, ये डेढ़ नंबर के क्वेश्चन थे, अब 3 नंबर के क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं, 1 नंबर। इस क्रिया को प्रभावित करने वाले 4 कारकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, तो 2 नंबर इसके हो जाएगी और 1 ये हो जाएगा, 3 नंबर है आपको हो जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से इसको PDF को प्राप्त कर सकते हो आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, बीम को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके बीम द्वारा बीम का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने लेंस द्वारा उत्पन्न आवेदन P है वो ज्ञात करना है। ओम का नियम लिखना है। दिए गए परिपथ में बिंदु A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध है वो ज्ञात करना है। अगला है आपका सभी में 1-1 नंबर है, इसमें 20 नंबर है, इसमें सभी 1-1 के पॉइंट लिखे हुए हैं। किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित है वो किया जाता है। अंडाशय द्वारा स्त्रावित 2 हार्मोनों के नाम लिखना है, 1 नंबर। और फिर है इसमें कितना नंबर का, ये अभी 4 नंबर का है ना। और फिर है किन्हीं 2 अंतरस्त्रावी ग्रंथियों के नाम लिखने हैं। नर मानव के अंतरस्त्रावी ग्रंथियों की स्थिति का नामक चित्र बनाना है, ये है ना। हाँ, ये 1 नंबर का है और बीच वाला ना 2 जो वो 2 नंबर का आपका। ठीक है, अगला देखो आपका अगला, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस से निकलती है, एक उदाहरण द्वारा समझाना है। और इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे, आवश्यक चित्र भी बनाना है। ठीक है, और अथवा में आप ये भी कर सकते हो। फिर है आपका अगला अथवा, एक और बचाएं, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख बनाना है आपको। और विद्युत मोटर का सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट करनी है। विद्युत मोटर में विभव अलवलय का क्या महत्व है। ठीक है, ये भी 4 नंबर का है। और इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो, विद्युत जनित्र का नामांकित चित्र बनाना है। एक तो विद्युत मोटर का है और एक विद्युत जनित्र है। ठीक है, दोनों के बारे में है। और जो आपको अच्छा लगे, जो आपको पूरा आता है, अच्छे से आता है, वो आप लिख सकते हो। ठीक है, और बाकी इसकी PDF मैंने बता दी है, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कीजिएगा। आगे भी आपको इसी तरह हमारे इस यूट्यूब चैनल पर क्वेश्चन पेपर है वो मिलते रहेंगे आदिवासी परीक्षा से संबंधित। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।